जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो है स्ट्रैटेजीज से कि मतलब पर्यावरण शिक्षा को किस प्रकार से हम कौन सी स्ट्रैटेजी का प्रयोग करके उसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड टाइम आया हुआ है। ये आपके यूनिट 3 से क्वेश्चन है और हर साल आप पेपर में देखेंगे, चाहे आप किसी भी साल का पेपर देखें तो आपको वो स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन दे ही देता है। कभी कभी कुछ स्ट्रैटेजी आपको फोकस करके दे देगा कि भाई इस स्ट्रैटेजी को विस्तार में बताइए। तो पूरा मिला जुला कर की बात यह है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक क्वेश्चन मत समझिए, क्योंकि लॉन्ग में तो आपका ये आना ही आना है। जब हमने पेपर एनालिसिस कराई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो हमारा अप्रोच होने वाला है कि सबसे पहले हम हर एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे ताकि आप पहले सेफ जोन में जाएं, उसके बाद हम उस अलग अलग यूनिट से जो है फिर क्वेश्चंस को हम टच करेंगे। तो यूनिट 3 जो है आपका, उसमें जो स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन है ये आप देखेंगे, इससे रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आया है और काफ़ी ईजी है क्योंकि आपने पहले भी मेथड्स को पढ़ा हुआ है बीएड के करिकुलम में ही। इसके साथ लॉन्ग में तो ये है ही, शॉर्ट में भी आप देखेंगे हर साल आपको कोई ना कोई मेथड शॉर्ट में पूछ देगा, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट मेथड हो या फिर आपका इंक्वायरी मेथड हो, फील्ड मेथड हो, जो भी मेथड है, सिमुलेशन हो, आपको शॉर्ट में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका एक साथ दोनों काम हो रहा है, इसको याद रखिएगा। आंसर आपका ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेंदी मैंने इसलिए भी बनाया है ताकि शॉर्ट में भी आपका एकदम अच्छे से प्रॉपर आप एकदम धैर्य के साथ बैठ करके वीडियो को देखिएगा, और पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका लॉन्ग तो तैयार होगा ही, शॉर्ट भी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल श्योरिटी, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल आंसर राइटिंग जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, टू द पॉइंट यहाँ पर आपको उसका आंसर मिलने वाला है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, बट उसके पहले जल्दी से वीडियो को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, 2017 के पेपर में पूछा गया है और इसके साथ ही ये 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी रिपीटेड टाइम क्वेश्चन है। 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया और 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन एक ही है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आपको बता देती हूँ। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आव्यूह के विभिन्न प्रकार क्या हैं, वर्णन कीजिए स्ट्रैटेजी। इसके साथ पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न व्यूह रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, प्रश्न वही है, सिर्फ जब इन्होंने 2019 में पूछा तो इसमें एक पोर्शन और लगा दिया है। इनमें से किस व्यूह रचना को आप सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं और क्यों। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि मैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आप अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपका कम से कम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल श्योर रहिए। इसके साथ में अगर आप शॉर्ट का आंसर भी यहाँ से इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, समझाने के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा है। आंसर आपका लॉन्ग होगा, इसमें से आपको छाट करके एग्ज़ाम में लिखना होगा। मैंने इसमें काफ़ी इनफ कंटेंट डाला है कि इसके बाद आपको कहीं और अलग से कंटेंट ढूंढने की, खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षण पद्धतियों के महत्व और उपयोगिता के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा है ना कि जो आपका व्यूह रचनाएं हैं, शिक्षण पद्धतियाँ जो रचनाएं हैं, उससे क्या, उनके तात्पर्य, उनके महत्व के बारे में क्या कहा है। तो मुदालियर कमीशन, या आप देख सकते हैं मुदालियर कमीशन, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृत तुल्य है जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षण विधि तथा उचित शिक्षकों की व्यवस्था न हो। आप देख रहे हैं कि आप कितना से अच्छा बेस्ट करिकुलम लेकर के आइए, लेकिन वो डेड है, वो एकदम बेकार है अगर उसके लिए सही शिक्षण विधि, अब इन्हीं विधियों में आज जो आप पढ़ेंगे ना व्यूह रचनाओं को कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो ना हो और सही से टीचर ना हो जो उसको प्रेजेंट करें, तो आपका करिकुलम किसी भी काम का नहीं है। ये किसका कथन है, मुदालियर कमीशन का। यहाँ से आपको अपने दिमाग में एक और बात बैठानी है, वो ये है कि आंसर राइटिंग कैसे प्रॉपर करें। देखिए, यहाँ पे मैंने 2-3 कोटेशंस को डाला है, शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे, आपको कोटेशन लिखना है, डायग्राम का यूज़ करना है, सब चीज़ करना है। और ये आप शुरुआत से जो आपके बचे हुए 10 दिन 15 दिन जब भी आप देख रहे हैं,
तब से ही आपके माइंड में आपको धीरे धीरे उसको बैठाना है, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आप नर्वसनेस के चक्कर में भूलें ना, क्योंकि आपके जो हैबिट में रहेगा वही आपके वर्क में दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट है, बाउडी के अनुसार शिक्षण नीतियों का संबंध एवं क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। शिक्षण व्यूह रचनाओं में विभिन्न शिक्षण विधियां, रीतियां एवं युक्तियां सम्मिलित हैं। इनका कहना है कि जिस स्ट्रैटेजी की ये बात कर रहे हैं उसका क्षेत्र कैसा है, बहुत ही ब्रॉड है। कैसा है, ब्रॉड है। शिक्षण व्यूह रचनाओं में विभिन्न शिक्षण विधियां, रीतियां और युक्तियां क्या है, या इसमें इंक्लूड हैं। शिक्षण में व्यूह रचना का अर्थ वह पूरी कार्य व्यवस्था तथा नीति जिसके माध्यम से शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अगर मैं आपको स्पष्ट एक शब्द में बताऊं कि अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं टीचिंग में, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हैं उनको आप किस तरीके से, किस बेस्ट तरीके से उसको फुलफ़िल करा रहे हैं। चाहे वो आप किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बस वो बच्चे तक इम्पार्ट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो उसको बच्चे तक पहुंचाने के लिए जिन जिन तरीक़ों को आप अपनाते हैं वही तरीके आपके अलग अलग व्यूह रचनाएं कहलाती हैं। क्लियर है। अब इन व्यूह रचनाओं में अलग अलग विधियां भी आ जाती हैं, अलग अलग आपके टैक्टिक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, युक्तियाँ और रीतियाँ। ठीक, और इनके माध्यम से हम शिक्षण लक्ष्यों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्लासरूम के भी होते हैं, मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम करते हैं और आपके विशिष्ट उद्देश्यों को भी यहाँ पर पूरा करते हैं। अब अगर हम बात करें शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार, चूँकि आपसे प्रश्न में व्यूह का पूछा है तो आपको शुरुआत में एक आध डेफिनेशन देना होगा और इसको बताना होगा। तो ये दो होता है, एक डेमोक्रेटिक, एक ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आप सबको पता है कि जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड ज़्यादा होगा तो ये सीखने पर अधिक बल देगा। वहीं जो स्वेच्छाचारी है ऑटोक्रेटिक, ये कंटेंट सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर ये कोशिश करता है कि अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड कर दें। जैसे अभी जो आप देखेंगे कि अभी जो मोड है कि अभी का यही है कि आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, कंटेंट अधिक से अधिक दिया जाए। ठीक है, रादर देन कि आपको ऐसी एक्टिविटी देकर कि आप भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्यूह रचना स्ट्रैटेजी के कितने प्रकार हैं भाई, दो हैं, प्रजातांत्रिक और ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक, या फिर हिंदी में कहें तो प्रजातांत्रिक और स्वेच्छाचारी। ठीक है, सर्वोत्तम व्यूह रचना किसे कहते हैं। अब आप इस आंसर में देखिए, मैं बार बार आपको टोक टोक के बता रही हूँ ताकि आपका दिमाग जो है वहाँ पर एग्जाम में भी चले। दो हमने देखिए यहाँ पर डेफिनेशन को किया है, उसके बाद दो लाइन लिखा है, उसके बाद देखिए आपको अलग से उसमें कुछ लड़का मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने सिंपल सा एकदम ड्रॉ किया है, आप ऐसे ही अपने आंसर को ड्रॉ करेंगे। बेस्ट व्यूह रचना कौन सा होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एज अ टीचर कल के डेट में जा रहे हैं, आप एक भावी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका हैं, तो आपके अनुसार बेहतरीन जो है व्यूह रचना स्ट्रैटेजी क्या होगी। वही होगी ना जिसमें बच्चे की लर्निंग सबसे अच्छी हो, वही होगी जिसमें आपका समय कम हो, मतलब समय कम लगे, पैसा कम लगे और आपका शक्ति भी बचे और बच्चे को अच्छे से समझ भी आए। बच्चे के केंद्रित होना चाहिए, मतलब बच्चा उसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होना चाहिए। जो शिक्षण के उद्देश्य है उसकी पूर्ति होना चाहिए। आप उसमें TLM का भी यूज़ कर सकें, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो व्यवहारिक ज्ञान है वही आपके इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपके साथ रहेगा और वही आपको लिखना भी है। वही मैंने भी इसमें लिखा है, इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा से कुछ नहीं लिखा है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं कुछ किताबों से देखती हूँ और कुछ खुद से भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। ठीक है, तो ये यही बातें बता रहा है जो मैंने आपको भी बताई हैं। अब देखिए, पर्यावरण शिक्षा को निम्न शिक्षण प्रविधियों द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अब आप ये ध्यान देंगे तो ये अभी तक जो मैंने इतना आपको समझाया है वो सब कुछ क्या था, इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। इसके बाद आंसर राइटिंग में मैंने बताया था कि बीच में हम थ्योरेटिकल या मेन बॉडी को इंक्लूड करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा था मैंने बिल्कुल एज इट इज़ वही लाइन लिखा है और ब्लैक से आप ऐसे ही अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। इसका मतलब है यहाँ से आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। पर्यावरण शिक्षण हेतु हम दोनों प्रकार की विधियों में से पहले श्रेष्ठ विधि का चुनाव करेंगे, मतलब जो विधि ज़्यादा बेहतरीन होगी बच्चे की आयु, क्षमता, योग्यता, क्लास के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दो विधि है, औपचारिक विधि और अनौपचारिक विधि।
देखिए पहले क्या है, विधि कितनी है, 2। अब अपने दिमाग में धीरे धीरे ना स्कीमा जनरेट करिए। आप पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, किसके बारे में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। उस टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के आपने देख लिया डेफिनेशन क्या होता है, आपने देख लिया टाइप क्या है, स्वेच्छाकारी और आपका स्वेच्छाकारी और एक लोकतांत्रिक, 2 आपके यहाँ पर हो गए। उसके बाद उत्तम आपने देखा कि भाई बेस्ट क्या चीज़ है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि व्यू रचनाओं की जो है किस प्रकार प्रभावी बनाएंगे, तो इसके लिए 2 प्रकार दिए गए, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड। अब देखिए फॉर्मल मेथड में आपकी कौन कौन आएगा, व्याख्यान, पूछताछ, प्रयोजना, जो आज आप पढ़ने वाले हैं ये सब आपके औपचारिक हैं। अनौपचारिक मतलब कि जिसमें आपको जो नॉर्मल आपको अपने अनौपचारिक वातावरण में प्रोवाइड होता है, वर्कशॉप कराना, मैगजीन में छपवाना, टीवी, रेडियो, अखबार, ये सारा आपके अनौपचारिक विधि है। इस प्रकार औपचारिक विधियों के द्वारा हम सक्रियता से पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। तो श्रेष्ठ का चुनाव हुआ तो कौन जीता, औपचारिक जीता। कैसे जीता, क्योंकि औपचारिक के माध्यम से आप बच्चे की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करा सकते हैं, अनौपचारिक में इस चीज़ की क्या होगी, कमी होगी। अब ये जो मैंने बनाया है आप भी अपने कॉपी पे एग्ज़ाम के छोटे से ऐसा बना सकते हैं। अगर शॉर्ट में पूछता है तो आप इतना लिख करके इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितना इजी डायग्राम, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको भी एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब आप बताएंगे कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इन्हीं विधियों को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, डिस्कशन, परिचर्चा विधि, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, अनुरूपण एवं अनुरूपण विधि, मतलब अनुरूपण खेल है और एक अनुरूपण विधि है, सिमुलेशन मेथड एंड सिमुलेशन गेम। क्लियर है। पूछताछ विधि, इंक्वायरी मेथड, समस्या समाधान, प्रॉब्लम एंड फील्ड वर्क मेथड, क्षेत्र कार्य विधि। तो यही विधियां जो हैं आपकी 7, ये 7 विधियां आपको पढ़नी भी हैं और यही 7 विधियां आपके सिलेबस में भी बताई गई हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा को और हम प्रभावी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप उत्तर को लिखेंगे तो आप एक बात ध्यान देंगे कि आप हर में एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं तो वो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि आप इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इस आंसर को फ्रेम कर रहे हैं। तो जैसे आप लेक्चर देंगे तो उसमें आप इन्वायरमेंट का कोई एक एग्जाम्पल उठाकर देंगे ताकि लगे कि आप पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में ही बता रहे हैं। क्लियर है इतना। अब आ जाइए अपने पहले मेथड पे जो है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही टू द पॉइंट लिखा है, बिल्कुल भी मैंने इसमें आप कह सकते हैं पैराग्राफ का यूज़ नहीं किया है और आपको भी अपने एग्ज़ाम में पैराग्राफ का प्रयोग ना के बराबर करना है। पैराग्राफ 1-2 लिख दिया एक आंसर लॉन्ग में काफ़ी है, बहुत पैराग्राफ लिखेंगे ना टाइम वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी जाएगा और आपके मार्क्स भी लो होते हैं। तो ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। प्राचीनतम विधियों में से एक लेक्चर मेथड, आपको पता है गुरुकुल के समय से है। जब जो आपके हमारे गुरु थे वो शिष्य को क्या करते थे, लेक्चर मेथड के थ्रू ही तो बताते थे। तो ये प्राचीनतम विधियों में से एक है। आदर्शवादी शिक्षण पद्धति की देन है। आदर्शवादी शिक्षण पद्धति की देन कौन है, व्याख्यान विधि। शिक्षक केंद्रित विधि है और शिक्षक के 3P पर ये निर्भर करता है। अब 3P पर क्या है, 3P का मतलब क्या है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनालिटी। क्या है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी। अब इसको आप सोचिए लेक्चर मेथड। अब साथ में थोड़ा एक्टिव लर्नर बनिए और साथ में बोलिए कि लेक्चर मेथड है तो ये सबसे प्राचीनतम विधियों में से एक है, आदर्शवादी के द्वारा दिया गया है, शिक्षक केंद्रित है और इसके साथ में शिक्षक केंद्रित, शिक्षक के किन आयामों पर निर्भर करेगा, 3P। 3P क्या है भाई, तैयारी कैसी है, प्रस्तुतिकरण कैसा और उसका व्यक्तित्व कैसा है। इतना समझ आया। अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा होती है, किसके द्वारा, लेक्चर के द्वारा। विशिष्ट उद्देश्य मतलब एक कक्षा में बनाए गए उद्देश्य। जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया तो इस कक्षा का विशिष्ट उद्देश्य यही है कि आपके अंदर जो विभिन्न व्यू रचनाएं हैं, जो विभिन्न स्ट्रैटेजीज़ हैं वो समझ में आपको आ जानी चाहिए। तो अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते तो ये लेक्चर मेथड के अंतर्गत आता है कि इसके थ्रू हम विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन पर अधिक बल दिया जाता है कि आपको किस तरीके से वो प्रेजेंट करा जाए। तो हमेशा याद रखिए जब आपके पास कोई चीज़ लिखना और आपके पास लिखने के लिए आपको याद ना आए, जैसे आपको शिक्षण केंद्रित याद आएगा ना तो बस इस शिक्षक से आपको पॉइंट निकालना आना चाहिए। जैसे
शिक्षक आएगा तो शिक्षक आदर्शवादी होगा, शिक्षक का 3P याद आना चाहिए। शिक्षक याद आते ही आपको याद होना चाहिए भाई शिक्षक जब केंद्र में है तो बच्चा कहाँ गया, तो बच्चा निष्क्रिय श्रोता होगा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, बच्चे की भागीदारी कम होगी, बच्चे की एक्टिविटी कम होगी। ये मैं आपको इन केस अगर आंसर याद नहीं आता है उस केस के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप में प्रस्तुत कौन करेगा, लेक्चर, क्योंकि जैसे देखिए हम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, जैसे मैं लेक्चर ही तो दे रही हूँ, तो इसमें क्या है मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूँ, समग्र रूप में रख रही हूँ, ठीक है। तो ये था, अब इसके गुण और दोष को समझेंगे। अब देखिए आपने लेक्चर को पढ़ा है, अब आप खुद से देखिए आपको कितनी चीज़ें याद हो चुकी हैं, बस इसी के थ्रू आपको याद हो जाएंगी। आप वीडियो को मुश्किल से एग्ज़ाम टाइम में 2 बार भी देख कर जाएंगे तो आपका आराम से आपको आ जाएगी। देखिए अगर आपने एक भी पॉइंट को पकड़ा है, शिक्षक को पकड़ा है, तो उसके बाद आप सारी चीज़ों को उससे निकाल लेंगे, ठीक है। और जब आपने वो पढ़ लिया जो अभी मैंने बताया तो आप गुण और दोष तो आसानी से लिख लेंगे। जैसे देखिए कम समय में अधिक विषय वस्तु, क्योंकि आप होल में प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ठीक। पाठ के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जा रहा है, ये भी इसका गुण है। मौलिक चिंतन के लिए बच्चे को प्रेरित किया जा रहा है। विषय वस्तु जो है वो रिच होती है क्योंकि कंटेंट पर ही तो अधिक फोकस है ना। छात्र निष्क्रिय है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी गई है, वैज्ञानिक विधि नहीं मानी गई है इसको, ठीक है। अच्छा, बाइनिंग एवं बाइनिंग ने इसका एक मतलब क्रिटिसिज्म दिया है और उन्होंने कहा है कि व्याख्यान देते समय कभी कभी होता क्या है, शिक्षक विषय के मुख्य धारा से न भटके। मतलब कि ये मेथड सबसे अच्छा या बेस्ट कब होगा कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और वो अपने मुख्य धारा से नहीं हटता है और व्याख्यान की आउटलाइन का ध्यान और औसत जब गति हो, तब ये मेथड जो है बेस्ट मेथड माना जाएगा। बाइनिंग एवं बाइनिंग ऐसा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हो कहाँ पाता। जब एज अ टीचर जब आप भी बताएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा बच्चों को उसमें बता भी जाए, बच्चों को नहीं पता है, भले बच्चों को पहले से आती हैं तो क्या। तो ये इस मेथड का एक डीमेरिट भी है जो आप लिख भी सकते हैं कि शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि मुख्य धारा जो कंटेंट उनको बताना है, कभी कभी जो लेक्चर की क्लास होती है उसका वेग घूम जाता है। मतलब कि वो बताना कुछ और चाहते हैं बट बताने कुछ और लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा किस मेथड से, लेक्चर मेथड से। तो मैं इस चीज़ की उम्मीद कर रही हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको अब लेक्चर मेथड अगर शॉर्ट आंसर में भी पूछेगा तो भी आप उसमें एनफ जो है लिख पाएंगे। अब दूसरी विधि हमारे पास है परिचर्चा विधि, जिसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। देखिए परिचर्चा विधि जो डिस्कशन मेथड है, इसका नाम हम सब बचपन से सुनते आते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर क्लास में भी आपने सुना होगा टीचर काफ़ी बार बोलते हैं, ठीक, कि आपस में डिस्कशन मत करिए, डिस्कस मत करिए। तो इतना तो समझ में आता है एक बेसिक कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम आपस में बातचीत करके किसी एक कॉमन जो टॉपिक है उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इस मेथड को पूरी तरीके से जान सकते हैं। देखिए ये 2 प्रकार से होती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। टाइप को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए परिचर्चा दोनों प्रकार से होती है। हम लोग जो क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं वो क्या होता है भाई, अब हर समस्या पे भले खुद आता हो या ना आता हो पर दोस्त को जानकारी ज़रूर दे देते हैं। तो ये अनौपचारिक में आएगा, इनफॉर्मल में। और फॉर्मल में कब आएगा, जब वही क्लास के द्वारा जो है क्लास की सेटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें जब टीचर द्वारा बताई जाती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका आपको निष्कर्ष देना है, वो फॉर्मल में आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। परिचर्चा विधि में शिक्षक चयनित प्रकरण अथवा विषय पर छात्रों को परस्पर वार्तालाप या परिचर्चा के लिए प्रेरित करता है। ये इसका डेमोक्रेटिक मेथड है। जो आपका डिस्कशन मेथड है, डी से डिस्कशन, डी से डेमोक्रेटिक, ये लोकतांत्रिक मेथड है। मतलब इसमें सभी को बोलने का अवसर प्रदान होता है। इसमें कोई भी एक आपका टॉपिक चुन लिया जाता है या आपका प्रकरण, और उसके बाद आपसी बातचीत से किसी एक निष्कर्ष पर आया जाता है। जेम्स एम ली के अनुसार परिचर्चा शैक्षिक समूह क्रिया है। परिचर्चा क्या है, शैक्षिक समूह क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम शैक्षिक पर्यावरण में बात करें तो ये क्या है कि टीचर जो आपका शिक्षक है और जो स्टूडेंट है, ये किसी भी टॉपिक पर दोनों लोग अपने विचारों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। अब जो डिस्कस है ये कैसा शब्द है, एक लैटिन शब्द है। डिस्कशन जो आपका है वो डिस्कस शब्द से बना है और डिस्कस एक लैटिन टर्म डिस्कटियर, ठीक है।
डिस्क्यूटेयर से बना हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ है टू शेक और स्ट्राइक। ठीक है, ये लैटिन वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े वैसे होते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड डिस्क्यूटेयर से बना है, जिसका मतलब होता है टू शेक और स्ट्राइक। शेक का मतलब होता है किसी चीज़ को जब आप झटके से हिलाते हैं उसको, या स्ट्राइक का मतलब लगना। मतलब कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम की समस्या दी जाती है, जब आप डिस्कशन करते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम चलती हैं और आप अपने उन आइडियाज़ को सामने वाले को बताते हैं। पर्यावरण शिक्षण के सभी आयामों पर परिचर्चा विधि एक शुद्ध तरीका है। ठीक, तो डिस्कस समझ में आया। अब इसके गुण देखिए क्या है कि डिस्कस आप छोटी कक्षाओं और बड़ी दोनों में ये आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। इसमें विचारों की काफ़ी स्वतंत्रता होती है, आपको कोई रोक टोक नहीं होता है कि आपको लिमिट भी नहीं होता है। अनुशासन के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक की भागीदारी, बच्चों की सक्रियता होती है, क्योंकि बच्चे एक्टिव होंगे तभी तो उनका दिमाग चलेगा। रुचिपूर्ण अधिगम होता है, इससे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग जो है ये डेवलप होती है। ठीक, आपने पढ़ा होगा मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक, और एक आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो चिंतन स्तर है। तो ये जो हम किसी बच्चे को कोई टॉपिक देते हैं और प्रॉब्लम्स क्या वो उसका सल्यूशन पे पहुंचता है, तो उससे जो उसका आलोचनात्मक चिंतन होता है, चिंतन का स्तर होता है, उसमें उसके वृद्धि होती है। दोष क्या है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है जो क्लास के एक्सीलेंट बच्चे रहते हैं वो उसमें डोमिनेट कर जाते हैं डिस्कशन मेथड में, कि हर एक का आंसर प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में पहले आता तो वो पहले बताने लगते हैं। समय अधिक खर्च होता है और ये आपका वो नहीं है कि हर एक टॉपिक इससे कवर किया जा सके, करिकुलम कवर नहीं हो पाएगा। ऑफ ट्रैक होता है, मतलब कभी कभी डिस्कशन दिशा से भटक जाता है। ठीक, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इधर जो MRC लिखा है इसका मतलब है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, उनके लिए विधि जो है वो उतनी प्रभावपूर्ण नहीं होती है। ये उसके कुछ दोष थे, किसके? डिस्कशन मेथड के। अभी तक आपने दो मेथड पढ़ लिया है, एक व्याख्यान विधि पढ़ लिया है और अभी आपने जो दूसरा पढ़ा है वो आपका डिस्कशन मेथड पढ़ लिया है। अब तीसरी विधि है प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को देने वाले जो है वो है W.H. किलपैट्रिक। W.H. किलपैट्रिक जो जॉन डीवी के कौन थे? शिष्य थे। ठीक है, जॉन डीवी जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। किलपैट्रिक का कहना है कि प्रयोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अब आपने सुना होगा बचपन से ही आपको प्रोजेक्ट तो बहुत सारे मिले होंगे। तो किलपैट्रिक कहते हैं कि ये एक ऐसा सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है। सहृदय का मतलब कि ये जो उद्देश्यपूर्ण दिया जाता है ताकि बच्चे पूरे मन लगाकर इसको करें, जिसमें लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को एकांत वातावरण, मतलब जो ये प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें सामाजिक कुछ ना कुछ आप देखेंगे बचपन से ही कि जैसे आपको उससे समाज से जोड़ने की ही कोशिश की जाती है। अब वो किसी भी तरीके से हो, कम्युनिटी से जोड़ना हो या कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रोजेक्ट दिया जाता है। व्यक्ति के चिंतन को ये संगठित करती है। कौन? जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है। ये स्थायी अधिगम कराती है, करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देती है, क्योंकि प्रोजेक्ट बच्चा खुद से बनाता है। ये थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी नियम है, थॉर्नडाइक कौन है? थॉर्नडाइक एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने त्रुटि एवं कर का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी को दिया हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए थे, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का और प्रभाव का, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये इन तीनों पर निर्भर करता है कौन सी विधि? आपकी प्रोजेक्ट मेथड। क्लियर है? इससे बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी का भी जनरेशन होता है, साथ में समय का भी सदुपयोग हो पाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके टाइप्स और इसके सिद्धांत। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोजेक्ट मेथड की, तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहला है रचनात्मक, दूसरा है कलात्मक, तीसरा है समस्या केंद्रित और चौथा है सामूहिक अभ्यास। ठीक, तो ये इसके प्रकार हैं, किसके? आपके प्रयोजना विधि के। ठीक है, टाइप्स। अब अगर सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत इसका बताते हैं कि इसके नेचर के बारे में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में रुचि का सिद्धांत लागू होता है। रुचि का सिद्धांत अर्थात कि अगर आपकी रुचि नहीं होगी तो आप उस चीज़ को मन से नहीं करेंगे और फिर वो चीज़ आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं ला पाएगी, कुछ चेंज नहीं ला पाएगी।
आपको अगर अच्छा करना है तो क्रियाशील होना ही पड़ेगा इसके लिए। सहसंबंध अर्थात एक से जुड़े, जैसे आप जो कक्षा में पढ़ते हैं, जो बाहरी वातावरण में देखते हैं, समाज में जो चीज़ें घटित होती हैं, इन सब का आपस में संबंध ये प्रोजेक्ट के द्वारा आपसे दिखाया जाता है। उपयोगिता, प्रोजेक्ट की जो उपयोगिता होती है वो आपको अपने जीवन में भी कई जगह कार्यों में दिखाई देती है। वास्तविकता से आपको जो है अवगत कराता है कौन? आपका प्रोजेक्ट मेथड। अब इसके गुण और दोष को देखते हैं। ये आपको अवसर प्रदान करेगा, रचनात्मकता पर ध्यान देगा, ज्ञान वृद्धि कराता है, क्योंकि जब आपको प्रोजेक्ट चाहे सामाजिक आपके मुद्दों पर दिया जाए, किसी भी मुद्दे पर दिया जाए, तो आप उसमें खुद से सर्च करते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं, तो वहाँ पे उस केस में आपके ज्ञान में आपको पता नहीं होता है, लेकिन वृद्धि होती है। दोष क्या है कि दोष देखिए, किसी का भी दोष लिखना तो सबसे आसान मैं आपको बता रही हूँ कि पहला तो इससे करिकुलम कवर नहीं हो पाएगा अच्छे से, दूसरा कि वो बहुत खर्चीली विधि है। खर्चीला जैसे कि ये है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना तो हर टाइम तो पॉसिबल है नहीं, हर पाठ प्रकरण पर भी नहीं होगा, और एक प्रोजेक्ट पे कभी काल को समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक, और ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक छात्र पर, अगर कक्षा बड़ी है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। प्रत्येक छात्र के प्रोजेक्ट को इंडिविजुअलाइज तरीके से चेक करना ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये थी आपकी तीसरी विधि। अब हम आते हैं चौथी विधि पे, जो कि आपका सिमुलेशन है और सिमुलेशन गेम है। ठीक है, चलिए देखिए, अनुरूपण जो है आपका, सबसे पहले तो जो आपका सिमुलेशन है, जो ये सिमुलेशन मेथड है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो देखिए यहाँ पर कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो क्रुकशैंक हैं, इन्होंने इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। अब देखिए, जो सिमुलेशन है इसको हिंदी में कहते हैं अनुरूपण। तो अनुरूपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वाहन करना। ठीक, यथार्थ जैसी स्थिति वास्तविकता की तरफ प्रतीत होना। इस सिमुलेशन को आपने पहले भी पढ़ा होगा, सिमुलेशन मेथड को। मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ पढ़ा है। जब आप माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे होंगे उसी समय आपने सिमुलेटेड मेथड को भी पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग के साथ ही, क्योंकि सिमुलेशन मेथड में जब हम क्लासरूम के अंदर, क्लास के अंदर स्किल्स को सीख रहे होते हैं और उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, तो उस समय हम सिमुलेशन मेथड का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। अर्थात कि वैसे वास्तविकता जैसी स्थितियों को बनाना और उसमें उसी प्रकार की भूमिका को निर्वाहन करना, यही सिमुलेशन मेथड कहता है। समझ में आया? अब आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक, तो जब भी अनुरूपण आए तो इसका मतलब क्या होता है? भूमिका निर्वाहन करना। ठीक है, रोल प्लेइंग। और वो आपका नेचुरल मेथड नहीं, मतलब नेचुरल आपकी प्लेस नहीं रहती है, आप उसको उस हिसाब से प्लेस को बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम अवस्था में आप नेचुरल जैसा जो है क्या करते हैं, यहाँ पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनुरूपण शिक्षण को एक भूमिका निर्वाह करने के उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से कार्यान्वित किया जाता है। ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आप अगर बच्चों को जाते हैं पढ़ाने, जब आप टीचर बन जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत ऐसा होता है कि हमारे अंदर शाइनेस होती है, मतलब हम बहुत शर्माते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ बातचीत करते हुए हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे डरते हैं थोड़ा, कुछ अपने बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को जो आप जाने के बाद वहाँ पे इन क्लास में जो आपकी समस्याएँ हैं वो आपको मतलब उसी कंडीशन में स्टैंड कर देती हैं कि आपको अभी आपके सहपाठियों के सामने आपको बोलना है, आपको अपने टॉपिक को एलाबोरेट करना है, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, उन सभी चीज़ों को पहले से सुधारना होता है। तो इसको सुधारने के लिए सिमुलेशन मेथड लाया गया, अर्थात कि आपके क्लासरूम जो है वो आपका नकली क्लासरूम रहेगा, लेकिन आप जो रोल प्ले करेंगे वो असली रोल प्ले करेंगे। यही होता है सिमुलेशन। ठीक है, इसके 3 तत्व होते हैं। ठीक, एक होता है निदानात्मक तत्व, एक होता है उपचारात्मक तत्व और एक होता है मूल्यांकन तत्व। ठीक है, डायग्नोस्टिक एलिमेंट, आपका रेमेडियल एलिमेंट और आपका इवैल्यूएशन एलिमेंट। क्लियर है? अच्छा, ये है क्या? तो देखिए, पहले हम अगर कोई मान लीजिए उसमें कुछ गलत बच्चा कर रहा है, बताने में गलती कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसको वो बताया जाएगा कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं, और फिर उसके लिए जो सुपरवाइज़र होगा वो रेमेडी भी देगा कि किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। और आपने माइक्रो टीचिंग साइकिल पढ़ा होगा 36 मिनट का कि 35 का है आपका NCERT के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पर लास्ट में जब आप फिर से जाएंगे तो फिर वो आपका मूल्यांकन करेगा कि पहले के मुकाबले आप में उसमें सुधार हुआ है कि नहीं, और इस प्रकार जो आपकी गलतियां होती हैं उसको इसमें दूर किया जाता है।
अब बात करते हैं अनुरूपण खेल की। इसमें कौन कौन आता है? वर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, क्विजेस, चाइनीज चेकर्स। पर्यावरण शिक्षण के क्षेत्र में जागरूकता, समझ विकसित करके कक्षा से पर्यावरण के हटकर वास्तविक पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करना। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें हमने पर्यावरण इंक्लूड नहीं किया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। एक आध दो जगह बोला है, बट मैंने आपको सिंपल टॉपिक एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक। मैंने लिखते टाइम इसको ध्यान नहीं दिया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई बाद में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप उसमें लिखेंगे तो आप हर में पर्यावरण के बारे में अंत में 2 लाइन ज़रूर लिखेंगे कि इस विधि का प्रयोग करके हम पर्यावरण को और मतलब लोगों के अंदर जागरूकता प्रदान कर सकते हैं, लोगों को और रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। ये चीज़ आप लिखेंगे, जैसा कि अब इसके आगे से आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षण के क्षेत्र में जागरूकता, समझ विकसित करके बच्चे का जो क्लासरूम, किताब के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको उसके आउटसाइड वर्ल्ड में लेकर के आएंगे और उससे उसको मिलाएंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल है प्लेनेट मैनेजमेंट गेम, कुछ गेम के माध्यम से, क्योंकि गेम ही तो है। तो इस गेम में देखिए 4 स्तर होते हैं, प्रत्येक स्तर पर शिक्षक, छात्र, निरीक्षणकर्ता तीनों सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। मतलब एक प्रकार से गेम की तरह ये लोग बनाते हैं। ये तो एक नाम है प्लेनेट मैनेजमेंट गेम। इसी प्रकार से अन्य जो है गेम है जो अनुरूपण खेल के माध्यम से होते हैं, कि जो कि पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का किस प्रकार से हम ख्याल रख सकते हैं, कैसे उसके एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। इसमें जो है देखिए, पहले होता है आपका जीवन इतिहास, ठीक। दूसरा है आपका भूमिका निभाना, फिर टोकरी के अंदर इन बास्केट मेथड। इन टोकरी के अंदर इन बास्केट मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपकी जो रियल सिचुएशन है उसमें आपको डाल देना, ठीक, उसमें आपको डाल देना। अब आपको बताना है कि भाई आप क्या चीज़ स्टेप लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको सिमुलेशन का मतलब बताया ना, कि सब कुछ कृत्रिम रहेगा, बस आपका व्यवहार वो नेचुरल रहेगा, वो आपका नेचुरल रहेगा। वैसे इन बास्केट जो ट्रेनिंग होता है या मेथड होता है, उसमें जैसे मान लीजिए आपको किसी नौकरी करने जाना है कहीं पे, तो नौकरी करने से पहले आपको 1 महीना पहले भेज दिया जाएगा इन बास्केट ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल वही नौकरी वाला बिल्कुल प्रेशर दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, जो आप गलतियाँ करेंगे उस पर आपको बताया जाएगा और उसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये स्टेप्स को आप अपने आंसर में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके गुण और दोष की। तो गुण क्या है? पर्यावरणीय स्तर पर वैश्वीकरण का प्रभाव समझने में मदद करता है, पर्यावरण की समस्याओं को पहचानने में मदद, निष्कर्ष प्रस्तुत हो पाता है इससे। दोष क्या है? कि वास्तविक जीवन परिस्थितियों को खेल के माध्यम से दिखाना ये गलत है, समय अधिक लगता है, ठीक है। और यही आप अपना बाकी पुराना वाला इसमें इंक्लूड कर देंगे कि भाई इससे करिकुलम कवर नहीं हो पाएगा, हर बच्चे को नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब आते हैं समस्या समाधान विधि पर। मैं आपको सारे मेथड्स को बता रही हूँ, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा, आपके क्वेश्चन में पूछा भी है तो आप उसको भी अलग से बताएंगे। समस्या समाधान विधि एक आपका चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। छात्र इसमें एक्टिव है। ये समस्या जो भी है आपके सामने, जो भी समस्या है उसका वैज्ञानिक हल, आलोचनात्मक चिंतन और मानसिक क्रिया द्वारा समाधान किया जाता है। समझ में आ रहा है? जो भी प्रॉब्लम है उसका वैज्ञानिक हल, आलोचनात्मक चिंतन और मानसिक क्रिया द्वारा हल किया जाता है। अब आशुबेल के अकॉर्डिंग समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार क्या है? आपका सम्मिलित है, ठीक। क्योंकि जब आप समस्या का समाधान करते हैं तो आप कुछ ना कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से बनता जाता है। यह व्यवहारिकता से उन्मुख विधि है। इसमें पर्यावरण की समस्याओं की तरफ बालक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है और उसके निराकरण की राह भी बनाता है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। आप मेथड तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है बच्चे के अंदर वो कैसे डेवलप होगी? तो वही समस्या समाधान से, कि जैसे पर्यावरण में जो समस्याएं चल रही हैं वो सिर्फ उसको एक समस्या के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि अब वो कैसे देखेगा? जो मैंने आपको 3 स्टेप बताया ना, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक हल और मानसिक क्रिया द्वारा उसको हल करने की भी कोशिश करेगा। मतलब आगे की राह क्या होगी उसको भी वो बताएगा।
अब इसके कुछ पद हैं, कुछ सोपान हैं, वो देखिए। ये पद और सोपान बिनिंग और बिनिंग के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला समस्या का परिभाषा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और चौथा है निष्कर्ष। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी आसान है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करिए, ठीक है। सबसे पहला समस्या की परिभाषा, परिकल्पना निर्धारण, परिकल्पना परीक्षण और एट लास्ट निष्कर्ष। पद्धतियों की बात करें तो इसकी दो पद्धतियाँ, एक इंटरडिसिप्लिनरी, एक मल्टीडिसिप्लिनरी, अंतः अनुशासन पद्धति और एक बहु अनुशासन पद्धति, ठीक है। ये इसकी दो अप्रोचेस हैं, किसके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है आपका कि जैसे इसमें अलग अलग जो विषय होते हैं सबका इसमें कॉम्बिनेशन आप देखने को, मतलब हर एक विषय की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने को, पढ़ने को मिलती हैं, ठीक। गुण क्या है देखिए, छात्र रुचि लेते हैं, सक्रियता से सामूहिकता की भावना का विकास होता है और पर्यावरण की जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनको सुलझाने में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड काफ़ी काम आता है। धीमी प्रक्रिया होती है, समय अधिक लगता है, इसके लिए शिक्षक जो है प्रशिक्षित चाहिए, तभी वो बच्चे के अंदर उस दृष्टिकोण का विकास कर पाएगा और सभी विषयों में संभव नहीं हो पाता है। तो ये इसके कुछ दोष हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। अब हम आते हैं पूछताछ विधि, इंक्वायरी मेथड। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इंक्वायरी मेथड, ताकि अगली बार जब हम किसी से पूछताछ करें तो उसको प्रॉपर सही तरीके से करें। खोज उन्मुख पद्धति है ये, मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि खोजने से जो है ओरिएंटेड है। यह पद्धति शिक्षार्थियों को पर्यावरणीय मुद्दों के वैज्ञानिक रूप से निपटने का अवसर प्रदान करती है। सही बात है कि किस प्रकार से आप जो है, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे सही होगा, ये जो एक्सप्लोरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्यों कैसे वाले, इससे हमको इंक्वायरी मेथड बताता है। पर्यावरण की कई समस्याओं निराकरण के सुझाव के लिए शिक्षक छात्रों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षक, ये आपके इसका जो है सोपान है और इन सभी सोपानों पे शिक्षक जो है वो छात्रों की मदद करते हैं, ठीक है। समस्या को परिभाषित करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, आंकड़ों को एकत्र करेंगे, उसका विश्लेषण और एट लास्ट एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्रतिवेदन तैयार करेंगे। समझ में आ रहा है? समस्या को परिभाषित करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, फिर उन आंकड़ों को विश्लेषण करेंगे और लास्ट में प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षक का रोल इसमें द्वितीयक का होगा कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ सहयोग करेगा, जाके खुद नहीं करेगा। गुण देखिए, परिकल्पना स्थापित करने में उनको मदद मिलती है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, परिकल्पना। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। यही तो होता है ना कि एक टेंटेटिव आंसर, तो बच्चे के अंदर उसके सल्यूशन के प्रति सोच आ रही है, तब तो वो बना पा रहा है ना हाइपोथेसिस कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक। छात्र स्व मूल्यांकन कर पाते हैं कि भाई क्या, क्यों, कैसे, वो वाई जो आ रहा है, जिस दिन आपके अंदर द वाई वाली कीड़ा आ गया कि भाई कोई चीज़ ऐसा क्यों है, तो आप देखेंगे वो चीज़ आपके हर एक एक्सपेक्ट में आएगा, खुद के ऊपर भी आएगा कि मैं अगर ऐसा हूँ तो ऐसा क्यों हूँ, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अधिगम क्षमता का विकास करेगा, ठीक। प्रकृति इसकी धीमी होती है, समय अधिक लेता है। शिक्षक के अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, उस प्रवृत्ति का शिक्षक होगा तभी वो करा भी पाएगा, हर कोई इसको नहीं करा पाएगा। कुछ छात्र इसमें भी अधिक सक्रिय होते हैं और डोमिनेंट हो जाते हैं। अब आते हैं अपने क्षेत्र कार्य विधि पर, फील्ड वर्क मेथड पर। क्या होता है ये, देखिए आपने सुना होगा क्षेत्र कार्य, फील्ड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो जब हम अपने कक्षा के चार दीवारी के वातावरण से दूर हटके, अपने कॉपी किताब जो पढ़ रहे हैं इनसे दूर हटके व्यवहारिकता के क्षेत्र में उतरते हैं ना, कि हम पर्यावरण के अंदर जाकर के देखेंगे पर्यावरण में क्या समस्याएं हैं, वही क्षेत्र कार्य विधि है। मतलब कि उनके पर्यावरण में जाकर के, अभी तक तो आप अपने घर के अंदर पर्यावरण को पढ़ रहे हैं ना, आपका घर क्या है, ये जो हमने कंक्रीट दीवारें बनाई हुई है, जो कंक्रीट का जंगल बनाया हुआ है, ये हमारा घर है। तो अभी तक हम जितने मेथड को देख रहे हैं हम इन कंक्रीट के जंगलों में ही रहकर देख रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, हम उस प्राकृतिक जंगल में जाकर के उसकी समस्याओं को देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय क्रियाकलाप, सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण में जाकर ही संभव है, जो क्षेत्र कार्य विधि से संभव है। अब आपको मैंने सारे मेथड्स को यहाँ पढ़ा रही हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यहाँ पर, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था जब वैसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें लिखेंगे।
अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसका हर एक बात आपको याद होता है, हर एक बात नहीं तो फिर भी 80 से 90% तो याद ही होता है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सब चीज़ याद रहेगी कि भाई कैसे हम लोग गिरे थे, कैसे क्या हुआ था। तो जो आपका अधिगम होगा, जो चीज़ आप वहाँ सीखेंगे ना, वो भी अस्थायी रहेगी। संवेदनशीलता होगी। जैसे मोबाइल में हम काफ़ी बार देख लेते हैं भाई डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया, लेकिन विश्वास मानिए जिस दिन आपके सामने 10 पेड़ कट जाएंगे ना, आप थोड़े भी अगर आपके अंदर वैसा बिहेवियर, आपको इतना बुरा लगेगा उस चीज़ के लिए कि आप सोचेंगे आप अपने लेवल से कैसे उस चीज़ को सही करें। तो ये फ़र्क होता है किसी चीज़ को दूर से देखने पर, किसी चीज़ को उस हिसाब से जो है पहचानने पर। आपको बिल्कुल वैसा ही दर्द होगा जैसे कि दूसरे का फैमिली मेम्बर रोज़ कोई ना कोई मरता है, किसी न किसी को कुछ होता है, लेकिन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोड पे चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन अपने परिवार का कोई दिख जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो यही वाली बात है। तो संवेदनशीलता जो है आपके अंदर, बच्चे के अंदर, वो आती है जब वो वहाँ जाता है। एप्रिसिएशन, भाई आपके नेचर में सबसे खूबसूरत बात क्या है? उसकी सौंदर्य। जिसके सौंदर्य में इतनी ट्रैंक्विलिटी है, इतनी कामनेस है कि आपका मन कितना ही उदास हो, कितना ही कुछ भी हो, आप उसमें देखकर एक बार को खो जरूर जाएंगे। अनुभवात्मक अधिगम इसके द्वारा मिलता है, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि हम अपने जीवन में जितना भी सीखते हैं, हमें पर्यावरण के प्रत्येक प्राणी भगवान ने इस प्रकार से बनाए कि कुछ ना कुछ सीख देते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें उन आँखों की जिनके माध्यम से हम उनको सीख सकें। प्राकृतिक सामाजिक वातावरण को समझने में मदद करता है। तो ये मेथड है आपका फील्ड स्टडी मेथड। अब इसके गुण देखते हैं। तो पर्यावरण का प्रत्यक्ष अध्ययन, अस्थायी ज्ञान का निर्माण, फील्ड यात्राएं विविधता लाती हैं। जैसे अपने कंक्रीट के जंगल में बैठ के रोज़ एक ही डेस्क को देखने से काफ़ी बेटर है कि आप बाहर निकल करके अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को देखेंगे। स्कूल प्रशासन की सहायता में कमी, भाई स्कूल प्रशासन लेकर नहीं जाता है। संसाधनों की कमी, स्थान का चुनाव, मनोरंजन प्रथम हो जाता है। जब हम ऐसे टूर पे जाते हैं तो हमें लगता है कि यार पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले तो मनोरंजन होगा। तो मतलब वहाँ जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सेकेंडरी हो जाता है और आपका एंटरटेनमेंट पर्पस फर्स्ट पे आ जाता है। ठीक, तो ये कुछ सामान्यतः दोष हैं। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, ये आपका लॉन्ग में भी पूछा है और शॉर्ट में भी पूछा है, तो आप दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई अब आपको क्वेरी नहीं होगी। कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, या फिर वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसको कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से इसको साझा भी करें, और इसके साथ में चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक, कंटेंटफुल टॉपिक के साथ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर बने। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।